नो मैम, वाइवा तो नहीं हुआ। तो फिर देना है अभी, क्योंकि आज के बाद फिर होगा नहीं है। बोलो बोलो जल्दी बोलो हितेश। इसके बाद नहीं आएगा, आई थिंक आपको मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। यस मैम, देना है। ठीक है, नाम आपका फुल नेम क्या है, रोल नंबर क्या है? मैम हितेश कुमार, फादर नेम मुकेश कुमार। अगर आपने 10 मिनट लेने हैं तो ले लो, मैं लास्ट में भी ले सकती हूँ, पहले हम क्लास लगा लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके रोल नंबर क्या है नितेश आपका? मैम, 2025 लास्ट 3 डिजिट बोलो बच्चे। 6828। 6828 828। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना? यस मैम। इकोनॉमिक्स का वाइवा दे रहे हो? यस मैम। लास्ट 3 डिजिट नितेश 828 है। नो मैम, 6828। 828 828 ही हो गया बच्चे। हाँ जी। ठीक है, पहले हम क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, लास्ट में आपका वाइवा ले लेंगे। ठीक है, अगर ओके। आपने वाइवा जैसे हम क्लास का टाइम अगर ओवर हो गया, वैसे तो नहीं होगा, टॉपिक पहले खत्म हो जाएगा, तो अगर बाई चांस क्लास पहले खत्म होगी तो फिर मैं गूगल मीट का एक लिंक डाल दूंगी ग्रुप में आफ्टर दिस क्लास, तो आप ज्वाइन कर लेना उसी टाइम पे, फिर आपका वाइवा उसमें ले लेंगे। ठीक है, अगर इसमें नहीं हुआ तो। ओके वैसे मैम। मेरी कोशिश है कि टॉपिक खत्म करके ना, हम्म, ठीक है, टॉपिक खत्म करने के बाद हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके, आप अपना माइक ऑफ कर देना हितेश। तो आज हम रिवाइज करेंगे हमारा सेक्शन सी के टॉपिक जो है हमारे परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारी 3 मार्केट फॉर्म्स हैं परफेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स अजम्पशंस एंड प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। साथ में करेंगे मोनोपोली एंड मोनोपोली का इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में, और जो लास्ट हमारी फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसकी अजम्पशंस ही आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हम सिर्फ assumptions ही करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन होती है, ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, एंड every producer or seller is of small size. It is such small that it couldn't affect the demand and supply of the market. और यहाँ पे जो प्राइस है that will be determined by according to the demand and supply forces, और इंडस्ट्री जो है इसमें प्राइस मेकर होती है एंड फर्म एक्ट्स एज प्राइस टेकर। अगर अजम्पशंस की बात करें, अजम्पशंस आ जाए, फीचर्स आ जाए, जो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है वो यही है कि एक ऐसी मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन दे आर ऑफ स्मॉल साइज, दे आर सच स्मॉल दे कांट इफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द मार्केट।
और इसी वजह से कोई भी अगर सेलर या बायर मार्केट से निकल जाता है तो उसकी एग्जिस्टेंस और ना एग्जिस्टेंस होने के कारण कोई भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ता। दूसरी मेन फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट की जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्रोडक्ट है दे आर होमोजीनियस इन नेचर। Am I audible? तो परफेक्ट कंपटीशन जो है उसमें एक मेन पिक्चर आ जाती है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हैं दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। एक ही जैसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनीज सेल कर रही हैं या फर्म सेल कर रही हैं या सेलर सेल कर रहा है, उसके साइज, काइंड, क्वालिटी, पैकेजिंग सब कुछ जो है वो सेम है। नेक्स्ट जो मेन फीचर है दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कि कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन में एंटर कभी भी हो सकती है और कभी भी एग्जिट हो सकती है। इसका रीजन हम पहले ही फीचर में बता चुके हैं कि जो एंट्रेंट्स हैं या जो फर्म्स हैं दे आर ऑफ स्मॉल साइज, दे आर सच स्मॉल कि वो इफेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं सप्लाई जो है मार्केट की। इसी वजह से उनके मार्केट में एग्जिस्ट करने और मार्केट से एग्जिट करने के कारण जो सप्लाई है प्रोडक्ट्स की वो इफेक्ट नहीं होती है। देन नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे अज्यूम करके चला जाता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। कंज्यूमर जो है वो हाईली रैशनल है, ही हैज द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइसेस दैट आर प्रिवेलिंग, टेक्नोलॉजी और जो प्रोड्यूसर है दे हैव इनफ नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती है। अगर हम डिमांड और रेवेन्यू कर्व की बात करें तो डिमांड और रेवेन्यू कर्व जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। दैट मीन्स डिमांड जो है वो चेंज, क्वांटिटी जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन अगर हम डिस्कस करें तो लॉन्ग टर्म में जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन वो अलग तरह से जो है वो डिटर्मिन होता है, और जो शॉर्ट टर्म है वो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो अलग तरह से डिटर्मिन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड में है सप्लाई ऑफ गुड्स और थर्ड में है डिमांड फॉर द गुड। और जो फर्स्ट प्राइस है तो 5 यूनिट जब प्राइस होता है तो जो डिमांड सप्लाई होती है वो 50 यूनिट्स की होती है और डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स होती है। दैट मीन्स सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। आप ये भी देखो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सब प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड जो है वो कम होती जाती है। दैट मीन प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जबकि प्राइस और डिमांड ऑफ कमोडिटी में नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये जो डिटर्मिनेशन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस करती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ई जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है जो फर्म जो इंडस्ट्री है वो डिटरमिन करती है, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 3 रुपीज है और इस पे 30 यूनिट्स जो है वो डिमांड की जा रही है और जो सप्लाई है वो भी 30 यूनिट्स है। और अगर इससे प्राइस बढ़ता भी है 4 या 5 रुपीज होता भी है तो भी मार्केट फोर्सेस धीरे धीरे प्राइस को नीचे की तरफ लेके आती है, और अगर प्राइस कम होता है तब भी धीरे धीरे मार्केट फोर्सेस जो है वो इस इक्विलिब्रियम प्राइस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्राइस है जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंगली जो है वो डिटरमिन होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्री है दैट डिटरमिन द प्राइस।
और जो इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं वो डिटरमिन करती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, और उसी प्राइस को फॉलो करती हैं फर्म्स। और फर्म्स में जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये डिमांड कर्व भी है फर्म की जो शो करती है, वो हॉरिजेंटल है टू द एक्स एक्सिस, which means demand, there is no difference between the average revenue and demand curve in the uh, perfect competition। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में जो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। वी नो देयर आर वेरिएबल एंड कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन या शॉर्ट टाइम पीरियड वो होता है जहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, जो टेक्निक है प्रोडक्शन की उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्केल है प्रोडक्शन का वो हम बढ़ा नहीं सकते, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन है इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो वेरिएबल हो सकती है। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसमें शॉर्ट रन में जो पेरिशेबल गुड्स हैं या ड्यूरेबल गुड्स हैं, हम दो गुड्स की बात कर एग्जांपल देके बताते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई है पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं तो पेरिशेबल गुड्स में जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। पेरिशेबल गुड्स होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एक दो दिन में जो खत्म हो जाएंगी अगर कंज्यूम नहीं की गई। लेकिन ड्यूरेबल कमोडिटीज जो है जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, जैसे लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, है ना, मैकबुक्स हैं, तो ये ड्यूरेबल कमोडिटीज हैं जिनकी सप्लाई विद द टाइम बढ़ती जाती है और जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होती जाती है। अगर पेरिशेबल गुड्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अंडर परफेक्ट कमोडिटी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। तो इसी वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है जो प्राइस है कमोडिटीज का वो बढ़ता जाता है, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स के केस में कुछ हद तक जो है सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप देख सकते हो आफ्टर E.1 पॉइंट जो है सप्लाई जो है वो यहाँ पे भी परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। दैट मीन्स जो सप्लाई है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। दैट इज वाई जब प्राइस डिमांड जो है वो बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, ना कि कमोडिटी की सप्लाई। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे कमोडिटी की जो डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ता है अगर सप्लाई नहीं बढ़ सकती। और अगर हम शॉर्ट टर्म हेलो एक मैम। हाँ जी बच्चे। मैम सॉरी मैम, वाइवा ले सकते हो अभी? अभी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा क्लास खत्म होने तक। मैम वो ब्रदर के स्कूल में जाना था थोड़ा सा। इट्स संडे बच्चे, सैटरडे। पेपर है। नहीं नहीं मैम, उसका पता नहीं कौन सा पेपर है। पेपर पंजाबी ओलंपियाड। पंजाबी ओलंपियाड का पेपर था। ओके, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। हाँ जी बताओ नितेश, कौन सा टॉपिक किया आपने? हितेश सॉरी। नेचर ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या हितेश? हितेश है आपका नाम, एच से कि एन से है हितेश? हितेश। ओके ओके हितेश, इकोनॉमिक्स है क्या? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? मैम मैंने पंजाबी में देना है वाइवा, मतलब कि उसी पंजाबी पंजाबी मीडियम च कोई गल नहीं, पंजाबी च दे दो, कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਲਾਹੁਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ को ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? हम क्या? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट भी आ। ते इदा क्यों कह, इदी वजह की है, वो क्यों इदा कहते हैं? हम्म,
सॉरी मैम, इसका पता नहीं। आपका टॉपिक नेचर एंड स्कोप ही है ना? यस मैम। ओके, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ, ਕੀ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਮੈਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਿਤੇਸ਼, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੁਰਲੱਭਤ ਰੋਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਿਰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਨਸਦਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ YouTube ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ SLM ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਲਗਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਰਾਜੇ? ਚਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲਈ? ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੈਲਥ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਸੈਮਿਲਸਨਸ ਮਾਡਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਤੇ ਕਿਉਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ। ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਓ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਿਤੇਸ਼, ਮੈਮ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ? ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ। एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗਿਵ ਵਾਈਵਾ? ਬੱਚੇ, is there any student who want to give practical exam? प्लीज बता दो, नहीं तो फिर हम क्लास कंटिन्यू करूँ, मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँ। इन बिटवीन फिर नहीं, आप क्लास मत डिस्टर्ब करना, नहीं तो फिर। और ये मैं आपको बता दूं, ये लास्ट डे है हमारा, इसके बाद नहीं होगा वाइवा। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि जो इन शॉर्ट टाइम पीरियड में जो
जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो अगेन जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ही करती हैं, लेकिन इसमें सप्लाई जो है एक लिमिट तक की बढ़ सकती होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ये देख सकते हो कि ज्यादा प्राइसेस पे सप्लाई बढ़ जाती है जब डिमांड बढ़ जाती है, और कम प्राइसेस पे सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। और नॉर्मल जो प्राइस है लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो दैट आर आल्सो डिटरमिन्ड। इस लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड वो होता है जहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, और यहाँ पे जो स्केल है प्रोडक्शन का वो बढ़ाया जा सकता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, कंटिन्यू करना है कमोडिटी की प्रोडक्शन को उनकी नहीं करना है, ये भी थॉट जो है वो रिकंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस है दैट विल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और ई जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे पी जो ओपी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ओ क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में दोनों में जो प्राइस है वो डिटरमिन होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। और इसके बाद हम करेंगे मोनोपोली। मोनोपोली जो है हम पहले भी से डिस्कस कर चुके हैं। तो मोनोपोली एक्चुअल में है क्या? मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे जो देयर इज अ सिंगल सेलर विद नो ऑल्टरनेटिव, और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन सेलर जो है सिर्फ एक ही होता है जो कमोडिटी की सेल करता है। इसका ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से ही वो मोनोपोली जो है वो इंजॉय करता है। इसकी मोनोपोली के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और जो मोनोपोलिस्ट है वो फर्म भी है और इंडस्ट्री भी है। दैट मीन्स इन मोनोपोली इंडस्ट्री इज इक्वल टू फर्म, क्योंकि जो इंडस्ट्री है दैट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, और यहाँ पे मोनोपोली में फर्म एक ही फर्म है, तो वही फर्म जो है वो इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है। तो दैट मीन्स फर्म जो है इटसेल्फ एक्ट्स एज इंडस्ट्री, एंड हियर इंडस्ट्री या जो फर्म है या मोनोपोलिस्ट जो है वही प्राइस मेकर है और वही प्राइस जो है वो टेकर है, क्योंकि सिंगल फर्म है जो मोनोपोली इंजॉय कर रही है मार्केट में, और जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर सप्लायर का या मोनोपोलिस्ट का फुल कंट्रोल है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हु आर डिमांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बैरियर्स हैं एंट्री के ऊपर, जो मोनोपोली नए एंट्रेंट्स है मार्केट में, को इसी वजह से सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ये बैरियर जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं। लीगल जैसे कोई पेटेंट करवा लिया या कॉपीराइट करवा लिया किसी प्रोडक्ट के किसी सर्विस के लिए, तो उसके कारण कोई नया एंट्रेंट जो है वो आ ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो डिमांड होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो मोनोपोलिस्ट है उसकी जो मोनोपोली का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि कई बार जो है कंपनीज टाइम से पहले जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो उनका जो एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में सेट हो चुकी होती है। दैट इज वाई नए जो एंट्रेंट आते भी हैं तो वो एक इमेज जो है वो सेट नहीं कर पाते, कंपैरिजन नहीं कर पाते। जो कंपटीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही कंपनीज हैं उनसे, उनके साथ जो है वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते। दैट इज वाई टिकती नहीं है कंपनीज। तो अपने आप एक फर्म जो पहले से टिकी हुई होती है वो मोनोपोली एंजॉय करती है। तो ये भी एक रीजन है। कई बार जो है कंपनीज डेलिबरेटली क्या करती हैं, अनऑफिशियली अनफॉर्मल जो है अनफॉर्मल वे से जो है अपने रॉ मटेरियल सेलर्स के साथ जो है वो अग्रीमेंट करती हैं, जिसके थ्रू क्या करा जाता है कि नए एंट्रेंट्स को एंटर ही नहीं होने दिया जाता। या ऐसा भी होता है कई बार कोई टेक्नोलॉजी होती है या इतनी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई होती है उस प्रोजेक्ट में कि कोई और
जो ये रिस्क उठाना ही नहीं चाहता, या उसके पास ये वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होता, या स्पेसिफिक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता जो मोनोपोलिस्ट के पास अवेलेबल है। दैट इज वाई जो मोनोपोलिस्ट है वो मोनोपोली इंजॉय करता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मोनोपोलिस्ट है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से डिटरमिन होगा, या प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम दो अप्रोचेस जो है वो डिस्कस करते हैं। एक तो है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या है, इसमें मोनोपोलिस्ट जो है वो उसका एम होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट उस पॉइंट पे होता है जहां पे टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बाय फिक्सिंग डिफरेंट प्राइसेस, मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट where he find difference between TR and TC maximum. At that level of output, it is that level of output where monopolist will enjoy maximum profit, जो और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन कही जाती है कि वो इस जगह से मूव होना नहीं चाहता। तो आप इसको डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे टीसी जो है वो टोटल कॉस्ट कर्व है, टीआर जो है टोटल रेवेन्यू कर्व है। टीआर कर्व जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द ओरिजिन विच इंडिकेट्स कि जीरो लेवल जो है वो आउटपुट का है, ऑल्सो जीरो, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी जीरो होगा जब आउटपुट जीरो होगा। टीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पी, टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो पी पॉइंट से शुरू होती है। दैट मीन्स कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की फर्म को बियर करनी ही पड़ेगी, एंड इट विल हैव टू सफर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टीपी कर्व। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट आर, विच मीन्स इनिशियली जो फर्म है वो नेगेटिव प्रॉफिट जो है वो बियर करती है। आफ्टर दैट जो फर्म जो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, और टीआर जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू होता है, लेकिन शुरुआती स्टेजेस में द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीआर इज लेस देन टीएस। इसी वजह से जो आर that reflects that firm is also incurring losses at point M। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट का पॉइंट है ये जो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल है। दैट इज वाई ये नो प्रॉफिट नो लॉस जो पॉइंट है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं वो शो कर रहा है। व्हेन फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन दिस पॉइंट, टीआर विल बी मोर देन टीसी। टीपी कर्व जो है टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट कर्व जो है दैट स्लोप्स अपवर्ड, विच मीन्स जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं, और एट द पॉइंट ई देन द फर्म विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट क्या है, ये जो हमारा ई पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जिसको प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो एंजॉय करेगा। तो दिस अमाउंट ऑफ आउटपुट विल बी टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये जो ए क्यू आउटपुट पॉइंट है हमारा, ओ क्यू आउटपुट है, और ये हमारे प्रॉफिट शो कर रहे हैं, टीपी टोटल प्रॉफिट जो है हमारे शो हो रहे हैं। दूसरी अप्रोच है हमारी तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंगली अ मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रॉफिट इंजॉय करेगा उस पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो दो कंडीशंस पूरी करेगा। एक तो ये कि जब जो marginal cost है that will be equal to marginal revenue, and marginal cost curve will cut MR from the point below, कि जिस पॉइंट के ऊपर MC जो है वो MR की इक्वल होगी, और MC जो है MR को नीचे से कट करेगी, तो वो पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया जाएगा मोनोपोलिस्ट का, और इस पॉइंट तक पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें, तो वो दो तरीके से ही मोनोपोलिस्ट में भी हम डिस्कस करते हैं, मोनोपोली में भी। तो शॉर्ट रन में है और
शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो मोनोपोलिस्ट है वो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली तब इक्विलिब्रियम होगा जहां पे, उस पॉइंट पे जहां पे एमसी जो है, मार्जिन कॉस्ट जो है वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, और एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करता है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेस बियर कर सकता है। अगर फर्स्ट केस देखो आप, इसमें देख सकते हो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ए बी सी पी एरिया के इक्वल है, क्योंकि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट शो कर रहा है डिफरेंस बिटवीन ए आर एंड ए सी, और ये वो पॉइंट है जहां पे ई पॉइंट पे एमसी जो है वो इक्वल है एमआर के, और इस पॉइंट पे एमसी जो है एमआर को नीचे से कट कर रहा है। और ये जो शेडेड एरिया दैट शोज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कहाँ पे शो हो रहे हैं, ये जो ए पॉइंट पे है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू हमने निकाला है, जिस पॉइंट पे एसी जो है एआर को टच करके निकलती है। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो निकल रही है। और आपको बता दूं कि जो एवरेज कॉस्ट है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट के इंक्लूडेड होते हैं। और अगर हम मिनिमम लॉसेस की बात करें तो मिनिमम लॉसेस भी जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो बियर कर सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि कुछ वेरिएबल कॉस्ट उसको बियर करनी ही पड़ती है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हम शो कर सकते हैं एवीसी से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पड़ रही है वो ये कर्व है जो शो करता है एरिया P1 P ए बी से शेडेड एरिया वो लॉस शो हो रहे हैं, क्योंकि इस ये एरिया जो है वो निकल के आता है उस पॉइंट से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे एमसी जो है एमआर के इक्वल है, और ई पॉइंट पे एमसी जो है एमआर को नीचे से काटती है। तो लेकिन जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इंजॉय करता है। जो शेडेड एरिया है ए बी पी एन, वो शो करता है कि लॉन्ग रन में जो, क्योंकि सप्लाई और जो है प्राइस कहीं ना कहीं का जो डिटर्मिनेशन है वो मोनोपोलिस्ट के हाथ में होता है। तो नेक्स्ट हमारी मार्केट फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, दे आर ऑफ स्मॉल साइज। और इसमें ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एक्चुअली दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ द मार्केट। जो मोनोपोली है और जो परफेक्ट कंपटीशन है, दीज आर टू एक्सट्रीम मार्केट्स फॉर्म दैट रेयरली एग्जिस्ट। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है दैट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ द मार्केट, जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो इसमें कुछ फीचर्स जो हैं, जैसे नाम से इंडिकेट हो जाता है, कुछ फीचर्स जो हैं वो मोनोपोली के हैं और कुछ जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के हैं। तो मेनली जो इसके assumptions या फीचर्स वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं यहाँ पे और सेलर्स होते हैं, और फ्री एंट्री है, एग्जिट है फर्म्स की। कुछ हद तक जो प्राइस के ऊपर मोनोपोलिस्टिक कंपनीज जो है उनका कंट्रोल होता है। प्रोडक्शन ये ऐसी कमोडिटीज की करते हैं कि पर्पस एक ही को सॉल्व करते हैं, लेकिन हर कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल सोप है। सोप में क्या होता है कि आपको दसों मतलब 100-200 काइंड ऑफ सोप आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन हर सोप का जो कलर है दैट विल बी डिफरेंट, इट्स फ्रेग्रेंस विल बी डिफरेंट, इट्स साइज, पैकेजिंग, इट्स प्राइस विल बी डिफरेंट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कंपटीशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है। प्राइस कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। तो इसी वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि जो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए हैवी एक्सपेंडिचर करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, इंडोर्समेंट के ऊपर। जो सेलिब्रिटीज हैं या जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लिया जाता है, उनके ऊपर खर्च किया जाता है टू इंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स। कैंपेनिंग्स की जाती है, पब्लिसाइज किया जाता है जो सोशल मीडियाज हैं,
जो हमारा पेपर मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके थ्रू जो है या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, उसके थ्रू जो है पब्लिसाइज किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कंज्यूमर होता है, ही इज नॉट फुली अवेयर अबाउट द market situation. That is why he is got affected by the advertisement that are publicized by the monopolistic. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है जिसमें ये सारी फीचर्स जो है वो पाई जाती है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स में ना एक आपके जो सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं सिलेबस के, तो उनमें से हमारे पास ना हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको टोटली 8 क्वेश्चंस आएंगे। दैट मीन्स हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे सेक्शन ए, बी, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है। 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए से, 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी से, 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी से और 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी से। आपने टोटली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्या करना है कि हर सेक्शन में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूरा का पूरा, अगर वो पार्ट में है तो एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि एक पार्ट किसी क्वेश्चन का कर लिया, दूसरा पार्ट किसी क्वेश्चन का कर लिया, ऐसे नहीं करना आपने। आपने क्या करना है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट मीन्स एक पूरा क्वेश्चन चाहे वो पार्ट्स में है तो उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करने। एक क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके पास जो 5th क्वेश्चन है, आप वो किसी भी सेक्शन में से एक क्वेश्चन कर सकते, चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको ये है कि आप 2 क्वेश्चन किसी एक सेक्शन में से कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आप बाकी 3 सेक्शन में से कर सकते हैं, और आपके पास थोड़ी सी चॉइस है। ठीक है। अगर कुछ और आपने एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या वाइवा से रिलेटेड तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो बच्चे। इज देयर एनी स्टूडेंट जो वाइवा देना चाहता हो? अगर है तो बता दो। आज लास्ट डे है, इसके बाद वाइवा नहीं होगा। आई एम वेटिंग। अगर कोई है बच्चा वाइवा के लिए तो आप वाइवा दे सकते हो। अभी है 15 मिनट्स, हम वाइवा ले सकते हो। ठीक है।